अबे बढ़िया है, 4 क्लास सिलेबस तो टाइम पे होगा। वायन सर की जगह आज से एम के सर आ गए ना वापस। नहीं नहीं, वायन सर 1 हफ्ते की छुट्टी में है अभी। सस्पेंस है। लिखो अगला क्वेश्चन, वर्क डन पढ़ रहे थे अपन। लिखो एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड। An ideal gas is expanded from 20 liters to 30 liters against a constant external pressure of 1.5 atm. Find the work done in joules and calorie. वर्क डन का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लगाओ। वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। पुट कर दो वैल्यू। एक्सटर्नल प्रेशर है 1.5, डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये आएगा -15 लीटर एटीएम। लीटर एटीएम में क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम किस में पुट करी तुमने? लीटर में, और प्रेशर एटीएम में। अब पूछा किस में है उसने? एक तो जूल्स में और एक कैलोरीज में। तो सबसे पहली चीज तो 1 लीटर एटीएम कितना होता है? 101.3 जूल्स। मल्टीप्लाई करो। और जब भी जूल में आ जाए, लीटर एटीएम और कैलोरी में डायरेक्ट वर्जन नहीं है अपने पास, तो फिर जो वैल्यू आई है जूल्स में, उसको डिवाइड कर दो उस फैक्टर से जो कि जूल्स का होता है, कैलोरी का होता है। करो सिंप्लीफाई दोनों। कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे। हाथ और बेंच नहीं होते हैं सॉल्व करने के लिए। कितना आया जूल्स में? 1519.5 कि -1519.5? माइनस मत भूल जाना कभी भी। किलो जूल में लिखोगे तो कितना? -1.519 या फिर 52 लिख सकते हो किलो जूल। अगला सॉल्व करो। आवाज नहीं करो, चुपचाप सॉल्व करो। कितना है? 350 के आसपास। कैलकुलेशन से घबराओ मत।
जब भी टफ लगने लगे कैलकुलेशन तो अप्रोक्सीमेशंस ले लो। पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया। ये तुमने ऊपर सॉल्व किया ही था, -15195 था, नीचे 42 है, 42 को लगभग 40 ले लो, नियर बाय लेना है तो इसको 95 की जगह 90 ले लो, ये नियर बाय कर रहे हैं। नीचे वैल्यू को कम किया तो ऊपर भी कम कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आएगी लगभग वैल्यू। ये एग्जैक्ट बता रहे हो नियर बाय बता रहे हो? एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करी, नियर बाय वैल्यू आ जाएगी 370 380 के बीच में आएगी इसमें। एग्जैक्ट निकाल ली क्या तुमने कैलकुलेटर से? हाथ से सॉल्व करी? चलो 360 माइनस या प्लस, -361.7 कैलोरी। लिखो अगला क्वेश्चन। 2 moles of an ideal gas 2 moles of an ideal gas are compressed against a constant external pressure, against a constant external pressure of 0.6 atm, such that volume of the system becomes half, volume of the system becomes half at NTP, NTP, N capital, T capital, P capital, full form normal temperature and pressure, full stop. Find the work done in joules. STP NTP पर एक मोल्स का फॉर्मूला होता है, वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, लिख लो वहां पे। ये फॉर्मूला वैलिड है एट STP और NTP। STP पे थोड़ा सा अलग भी होता है, वो जब पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट तब देखेंगे। यहां से क्या निकलेगा, 2 मोल दे रखे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम निकलेगा, V इनिशियल निकलेगा 44.8 लीटर्स। अब इसने क्या बोला है, कंप्रेशन वॉज डन इन सच अ वे दैट फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, आधी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 22.4 लीटर्स। पुट करो फॉर्मूला में, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 0.6 इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। करो ट्राई। हम्म
वो पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये नेगेटिव है ना वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो अपन को पता होना चाहिए आंसर प्लस में ही आएगा लास्ट में। वो साइन कन्वेंशन से आइडिया रखना चाहिए अपन को। ये प्लस 0.6 इंटू 22.4 कितना आया, कितना 13.44। ये किस में आया, लीटर एटीएम में। जूल्स में निकालो। तो 13.44 इंटू 101.3 जूल्स कितना आया, 1361, 1361.47 जूल आ गया। ये कन्वर्जेंस बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि दिमाग में छप जाए। अगला क्वेश्चन लिखो। 5 लीटर ऑक्सीजन गैस 5 लीटर ऑक्सीजन गैस at 25 degree Celsius and 12 atm expands isothermally against a constant external pressure of against a constant external pressure of 1.2 atm, full stop. Find the work done. यहाँ पे गुरु मंत्र भी काम आएगा और एक इक्वेशन काम आएगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, सिस्टम पैक्ड है, कुछ नहीं दिया है तो सिस्टम को पैक्ड मानोगे तो मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट। आर हमारा ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट। यहां से निकल के आएगा क्या, पी वी बराबर कांस्टेंट। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ कि चार्ल्स लॉ, ये है बॉयल्स लॉ। फिजिक्स में आएगा ये, नहीं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाते। यूज करते हैं यहाँ पे, P1V1 बराबर P2V2। P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ये तभी पॉसिबल है जब मोल्स कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी क्या हो, कांस्टेंट। इससे क्या निकल के आएगा, इससे पहले V1 निकालो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पहले V1 निकालो। इनिशियल प्रेशर 12 एटीएम है, सर V1 दे रखा है शायद, है ना, 5 लीटर दिया है। तो 12 इंटू 5 बराबर P2 कितना दिया है, 1.2। अब ये P2 क्यों है पहले ये बताओ। हाँ तो एक गुरु मंत्र लिखवाया था, क्या लिखाया था, हाँ कुछ नहीं पता हो तो फाइनल
प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? सोचो, फील करो। इस दीवार को धक्का मारते जा रहे हो तुम अंदर से, इस दीवार पे इक्विलिब्रियम तब आएगा जब यहां अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल। पल्ले पढ़ाना। तो V2 का वैल्यू, प्रेशर 1/10 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गई, कितनी? 50 लीटर। ये क्यों काम किए? कि फॉर्मूला तुम्हारा यही है, वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कितना है? 54 माइनस 54 माइनस 54 क्या? लीटर एटीएम। अब इसमें यूनिट नहीं पूछी है, तो हो सकता है इसी में आंसर दे, या फिर ऑप्शन में यूनिट देखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? प्रेशर वेरिएबल बेटा रिवर्सिबल में होता है, आगे आएगा। अभी अपन इरिवर्सिबल पढ़ रहे हैं, जिसमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर चलता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव आ ही नहीं सकता अलग। एक्सपेंशन हो रहा है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। उसका रीजन सिंपल है ना, उल्टा आएगा आंसर। क्योंकि पहले क्या है, कम वॉल्यूम है तो प्रेशर ज्यादा है, बाद में वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। लिखो अगला क्वेश्चन। ये बॉयल्स लॉ लिख लेना, ये आगे काम आएगा खूब। 156 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 156 ग्राम ऑफ पोटेशियम reacts with water in an open container, in an open container at 300 Kelvin. Find out the work done in joules. इसमें रिएक्शन दे रखी है, 2K plus H2H2O gives twice of KOH plus H2. यहाँ पे एक्चुअली एक फॉर्मूला लगाना है, नया फॉर्मूला है। वर्क डन इन अ रिएक्शन जब भी निकालना हो ना, ये आता है माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी निकालना आता है क्या? ये उसी से आया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और साथ में पीवी इक्वल टू एन आर टी यूज करके। इसमें पोटेशियम तो होता है सॉलिड, वाटर कैसा होता है? लिक्विड। KOH बेस को भी आपको क्या लेना चलेगा? लिक्विड या फिर एक्वस। गैस कौन है यहाँ पे? H2। आर का वैल्यू जूल के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। जूल में कितना था आर का वैल्यू? 8.314, यहाँ पे 25/3। हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का है, नहीं दी होगी तो थोड़ा सा धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे अपन, वो सारे कॉमन रहे। जैसे मेटल, मैक्सिमम मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, सबने सुना है। नॉन मेटल मैक्सिमम कैसे होते हैं? सॉरी, हेलोजेंस। हेलोजेंस के फिजिकल स्टेट याद रखने होते हैं। F2Cl2 कैसे होते हैं? गैसेस। ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड। आयोडीन होता है सॉलिड।
ये सब आगे थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। रूम टेम्परेचर वाला जो स्टेट होता है ना, वो याद रखना होता है। अभी ये मान के चलो, अभी तो दिए हुए हैं। वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा एन जी ए प्लस वन, आर का वैल्यू 25/3, ये 300 सब कट गया, कितना आया -2500, तो -2.5 किलो जूल लिख दूं क्या? अच्छा, माइनस में आया मतलब एक्सपेंशन हो रहा है क्या? थोड़ा सा रिएक्शन को देख के अंदाजा लगाओ क्यों हो रहा है एक्सपेंशन। पहले के फिजिकल स्टेट्स क्या क्या थे? सॉलिड लिक्विड। अब क्या बने? और हम जानते हैं गैसेस ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, इसलिए। ओपन कंटेनर क्यों बोला है? हाँ, अगर प्रेशर से सॉल्व करोगे तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेना है? 180 है। पल्ले पड़ा गया। लिखो आखिरी सवाल। एन आइडियल गैस is compressed against a constant pressure of 1 atm if work done on the system is 1.013 liter atm and final volume becomes 200 ml, then find the initial volume of this system. सीधे वैल्यूज पुट करनी है बस, यूनिट का ध्यान रखना बस। ये लीटर एटीएम में, जबकि फाइनल वॉल्यूम तुम्हारी किस में है? एमएल में। ये खास ध्यान रखना, या तो इसको मिलीलीटर एटीएम बना दो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, बस यूनिट सही रखना। अगर लीटर में पुट कर रहे हो तो आंसर भी लीटर में ही आएगा और वैल्यू पुट भी लीटर में ही करनी है। अब ऑन द सिस्टम बोला तो वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? 1.013। एक्सटर्नल प्रेशर कितना बोला है? 1। और बोलो 200 या 200/1000, और माइनस वी इनिशियल।
यहाँ से V इनिशियल माइनस अंदर ले लोगे तो प्लस हो गया, ये माइनस उधर गया, 1/5 मतलब 0.2, तो 1.013 प्लस 0.2 कितना आया, 1.213। ये किसी में आया है, लीटर में। ml में कितना आया, 1213 मिलीलीटर। चमक गया क्या? ये है अबाउट वर्क डन। इससे पहले अपन ने हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था। अगली हेडिंग बनाओ, इंटरनल एनर्जी। सिंबल होता है ई और यू, दोनों ही यूज होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। छह के छह क्वेश्चन क्लियर हैं इसके। एक तो उस दिन कराया था जाते जाते आखिरी में। ये सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं ताकि मैक्सिमम वैरायटी कवर हो जाए। ठीक है ना? चमका। लिखो पहला पॉइंट, इट इज द सम टोटल ऑफ SUM, सम, इट इज द सम टोटल ऑफ all types of energies, all types of energies of all particles present in the system, like potential energy, comma, kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी के ब्रैकेट में लिखो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी के ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद के बाद फिर कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी, कॉमा ग्रेविटेशनल एनर्जी, एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट, so it is impossible, so comma it is impossible, तो बार बार सो बोलता हूँ, ये शो लिखती है, so comma it is impossible to determine, it is impossible to determine the exact value of internal energy of any system, of any system. Third point, hence, comma, only change in internal energy, पढ़ते टाइम बीच में मस्ती नहीं, hence only change in internal energy is calculated
इसी पॉइंट में नीचे लिख लो, डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। नेक्स्ट पॉइंट, it is a state function and it is a state function and an extensive property and extensive property। फिर फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा ई ऐसे रिएक्शन में फाइनल कौन होता है, अपना प्रोडक्ट होता है, तो सिग्मा इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन में निकालने का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, एक आ गया रिएक्शन के लिए। फिर अगला डेल्टा ई और आइडियल गैस, ये होता है एन सी बी डेल्टा टी। सीवी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस याद है क्या? क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? बोलो। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो। डेल्टा टी जीरो पुट करोगे इसमें तो डेल्टा ई भी क्या आ गया, जीरो। डेल्टा ई जीरो मतलब चेंज जीरो। चेंज जीरो कब आता है, जब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या होती है, सेम। यस और नो? तो लिखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी of an ideal gas remains constant इसके नीचे लिख लो डेल्टा ई फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। इसी पॉइंट में लिखना है ना, डेल्टा ई फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो होता है। लास्ट पॉइंट, experimentally change in internal energy is calculated, change in internal energy is calculated in a device
in a device which works on the principle of which works on the principle of constant volume. Full stop. This device is called bomb calorimeter, which works on the principle of constant volume. This device is called bomb calorimeter. इस पूरे स्टेटमेंट में तीन चीजें अंडरलाइन कर लो. एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, और सबसे पहला अक्षर एक्सपेरिमेंटली. तो घर पे ट्राई नहीं करना है. अब वर्ड आ रहा है कैलोरीमीटर, तो एक टॉपिक पढ़ोगे पूरा कैलोरीमेट्री, वहां पे ये एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा थर्मो में, फिजिक्स में. मतलब जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड दिखे सीधा समझ जाना प्रोसेस कैसा है. आइसोकोरिक. आइसोकोरिक क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम. याद आया क्या? तो आगे इसका यूज होगा बहुत क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान रखना है. कांस्टेंट वॉल्यूम देने के तीन तरीके हो गए. अब पहला आइसोकोरिक प्रोसेस, जिंदा हो, बोल दिया वर्क डन जीरो. वर्क डन जीरो का जनरल मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम. आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो डिपेंड करता है, और कुछ भी मेंशन नहीं है. तीसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, पल्ले पड़ा गया. अब इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड एक लॉ बनता है जिसका नाम आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. एक और होता है जीरोथ लॉ, अपने काम का नहीं है, फिजिक्स में एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा, ज्यादा ऐसे यूजफुल है भी नहीं वो. इसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्लोट. पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो ना तो मैथमेटिकल हैं ना एक्सपेरिमेंटल हैं. ऑल ऑफ दीज लॉज आर ऑब्जर्वेशनल. क्या है ये? मतलब चीजों को देखा, एनालाइज किया, लॉ बना दिया. जीरोथ लॉ भी यही है. ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर. इन शॉर्ट समराइज्ड वे में बोले, कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है. ये जनरल डेफिनेशन थी पहले, पर जीरोथ लॉ एक्चुअल में इनकम्प्लीट है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ हीट से नहीं होता, वो फर्स्ट लॉ ने बताया फिर, इसलिए उसको ज्यादातर यूज नहीं करते. इनिशियली हीट की डेफिनेशन यही दी गई थी, जो चीज एनर्जी का मोशन करवाए ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब जब जब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तब तक हीट आनी चाहिए थी पहले तो, पर बाद में पता चला नहीं भैया, टेम्परेचर डिफरेंस आने का कारण एनर्जी ट्रांसफर का एक और मोड है, दैट इज वर्क. पल्ले पड़ा क्या? इसलिए जीरोथ लॉ को इतनी वेटेज नहीं दी जाती. ऐसे ही एक और था थर्ड लॉ, प्लॉट. पहले सिलेबस में था, लास्ट ईयर हट चुका है, कारण वो भी अजम्पशन बेस्ड है पूरा. वो कहता है जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, क्या कहता है? सबकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, दुनिया के हर सब्सटेंस की. चार एक्सेप्शन दिए थे उन्होंने. कितने? पर दिक्कत ये है कि उन्होंने लॉ बनाया कैसे? जीरो केल्विन तो मिला ही नहीं अभी तक. अभी तक लोएस्ट टेम्परेचर जो अचीव्ड है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कितना तुक्का मार लो यार। 2.1 केल्विन। ये अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 3 कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर पे चल रहा है, हिग्स बोसोन एक्सपेरिमेंट। गॉड पार्टिकल बोलते हैं जिसको, जीओडी गॉड नहीं, GAWD। हाँ, ऐसा माना जा रहा है, वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है पार्टिकल्स को ब्लैक होल के थ्रू ट्रांसफर करने का। वो एक्सपेरिमेंट लेगा 21 साल कंप्लीट होने में, 21 ईयर्स। और ये तो एस्टिमेटेड है, हो सकता है ज्यादा ले ले। उस एक्सपेरिमेंट को बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाया जाता है, क्योंकि वहां छेड़छाड़ की जा रही है ब्लैक होल के साथ। ब्लैक होल तुमने सुना होगा, गया एक्चुअल में ऐसा माना गया है, ब्लैक होल में चीज जाके खत्म नहीं होती है, वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, ये फैंटेसाइज करने वाली चीजें कभी पढ़ोगे नीट के बाद, उसके पहले मत चले जाना। बहुत बड़े रिसर्चेस हैं वो, अपन को नहीं जानना है उसके बारे में। 2.1 केल्विन पे जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, तो एक्चुअल में थर्ड लॉ में वेरिएशन आने लग गए थे। इसलिए थर्ड लॉ को, अच्छा ये वेरिएशन आए थे 15 साल पहले। वो एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था ऑलमोस्ट, शायद एंडिंग पे ही है मेरे हिसाब से, वो 2007 या 8 पे चालू हुआ था, या 10 के आसपास, मतलब मैं जब 12th कर रहा था उसी के आसपास चालू हुआ था। तो अब वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही चल रहा है, तो बीच में डिफरेंसेस मिल गए थे उसमें, पर फिर भी 10-12 साल तक तो सिलेबस में था वो। अब अपना सिलेबस लगभग मान के चलो 15-20 साल पीछे ही चलता है, और गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग चीजें सिलेबस में दे देंगे, भाई साहब उन्होंने ऑप्शन बनाए थे 3 महीने पहले, 3 महीने में चेंज ही हो गया तो पेपर ही गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए चीजें हमेशा वही चीज ली जाती है। क्यों शॉर्ट फॉर्म्स ग्रीक लेटर्स लिए जाते हैं? ग्रीक होती है डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज है वो, पर उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। इंग्लिश में क्यों नहीं लिए जाते? इंग्लिश में चेंजेस होते रहते हैं। वो आजकल नया है, वो बचपन में जेड फॉर जेबरा होता था ना, अब होता है जी फॉर जेबरा, अब उसको जी बोलते हैं। हाँ, रियलिटी है। बचपन में तुम्हें छोटा एन लिखना कैसे सिखाया था? वो अंग्रेजी की 2 लाइनें होती थी बीच में, वहीं पे वहीं पे एडजस्ट कर देते थे ना। आजकल ऐसे सिखा रहे हैं, ईटा ईटा, थीटा थोड़ी। चलो मुद्दे की बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और दूसरी मुद्दे की बात, जितने भी थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं ना तो एक्सपेरिमेंटल हैं ना ही मैथमेटिकल हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब मैथमेटिकल ही होता है, उसी से डेरिवेशंस बनते हैं। ये है ऑब्जर्वेशनल, चीजें देखी, एनालाइज किया, लगा यार एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है, चलो लॉ बना दो, जिंदा हो गया। लिखो फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। ये थर्मोडायनेमिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। एक आगे पढ़ेंगे भी, सही मेयर्स फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे। सर नाम पूछेगा? नहीं पूछेगा, किस्मत बहुत अच्छी हुई तो पूछ लेगा। समझ गए ना बा? अभी तक तो नहीं पूछे, अब किस्मत ही बहुत बढ़िया हो तुम्हारी, तुमसे ही इतना लगाव था, 45 में से 40 सवाल साइंटिस्टों के नाम के पूछ ले। सर क्यों पूछ सकता है? एनसीईआरटी में सिलेबस तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है। सर याद करें? नहीं मत करो। फिर साइंस में और एसएसटी में अंतर थोड़ी था। समझ में आई बात? वहां बाबर कब मरा, कब पैदा हुआ, सब याद करना था। हाँ या नहीं? हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एसएसटी ना बेटा, सोशल स्टडीज। अच्छा पता है तेरे को हिस्ट्री थी? कौन सा रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें? अच्छा याद है? क्या था रशियन रेवोल्यूशन? लेनिन का पूरा नाम बता। हैं? क्या हो रहा था?
हाँ, कौन से साल में हुआ था? अच्छा, 4 साल हो गए क्या? अच्छा, मैं ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। नहीं, इसका आपने कितने साल हो गए हिस्ट्री पढ़े हुए? ये कौन 6 साल बता रहा है आपने? सुमित। ए, अच्छा, आज आ नहीं पाया, देवेंद्र गायब है। देवेंद्र जी उठो, लाइव चल रहा है। वहाँ सो तो नहीं रहना नीचे? देखो ढूंढो, बेंच के नीचे भी सो जाते हैं। हम ही सो जाते थे कई बार तो। हाँ, हम पढ़ते थे ना, तब एलन की 2 ही बिल्डिंग हुआ करती थी कोटा में, संकल्प और समर्थ, नाम सुना है तुमने? तो उसी में क्लासेस चलती थी हमारी। अब वहाँ यूं है, पोडियम ऊपर जाते रहते हैं। वो भीड़ तो वैसे ही पता है, शुरुआत से 200 200 बच्चे बैठते हैं वहाँ पे। टेस्ट दिया था? पिछले साल पढ़ा था? अच्छा, संकल्प समर्थ में थोड़ी पढ़ा होगा। अच्छा, चलो लिखो। सेकेंड पॉइंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट, according to this law, energy can neither be created, energy can neither be created according to this law, comma, energy can neither be created nor be destroyed. Full stop. It can only be converted from one form to another form. From It can only be converted from one form to another form. अगला पॉइंट लिखो। आज ही कॉपी बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, पिछले वाली भर गई, थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग तो इसमें हो रखी है, बीच में गायब है तो। अच्छा, अब जाके अलग करने लगा है, अब समझ में आया 2 महीने बाद। फोर्थ पॉइंट पे डबल स्टार मार्क कर लेना, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। कि ऊपर वाला स्टेटमेंट तो याद होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पॉइंट नंबर यही चलेगा। इसी लाइन के जस्ट अगली लाइन में सेंटर पे लिखो और, मतलब सेम स्टेटमेंट के 2 मीनिंग है। और एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, इधर लिख ले, इधर भी जगह है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी में टोटल एनर्जी of an isolated system remains conserved, of an isolated system remains conserved। एक सब हेडिंग बनाओ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लोट।
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लोट मतलब फॉर्मूला, अभी थ्योरेटिकल फॉर्म सीखी है तुमने। इसका फॉर्मूला बन के आता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स में माइनस आएगा, इसमें नीचे एक लिख लो डेंजर करके। Q एंड W का वैल्यू, Q एंड W का वैल्यू IUPAC साइन कन्वेंशंस, IUPAC साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पुट करें। IUPAC साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पुट करें। अब इसमें आते हैं कुछ कुछ कंक्लूजन्स, तो हेडिंग डालो कंक्लूजन्स ऑफ फ्लोट। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर। लिखते जाओ, टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो। अब आइडियल गैस की अगर बात करें, आइडियल गैस के लिए डेल्टा टी अगर जीरो होता है तो डेल्टा ई बराबर जीरो। फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई अगर जीरो हो जाए तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था। हर प्रोसेस में पहले मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छा, Q बराबर माइनस डब्ल्यू को क्या हम बोल सकते हैं? हीट एंड वर्क विल हैव अपोजिट साइन, कह सकते हैं क्या? लिखो फर्स्ट पॉइंट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस for isothermal process, comma, heat and work will have opposite signs. चलो ध्यान से सुनना इधर, इससे दो और रिजल्ट आते हैं जो बहुत काम के हैं। हमने आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन पढ़े थे, अरे बोलो, हीट बाहर जाने का साइन कन्वेंशन, प्लस या माइनस? हीट बाहर गया मतलब लॉस हुआ, हाँ या नहीं? हीट अंदर आई तो प्लस, क्योंकि एनर्जी अंदर आई, प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम कहलाता है। अब एक्सपेंशन मतलब कुछ बाहर गया, यस और नो? बाहर जाने वाला साइन कन्वेंशन नेगेटिव। एक्टिव रहना, आप थ्योरेटिकल ने सारे रिजल्ट दोबारा पढ़ लें। चलो इधर ध्यान दो, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। इन तीनों केस में साइन कन्वेंशन कैसा? नेगेटिव। ऐसे ही कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब
वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटने को क्या बोलते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देसी भाषा में एक ही है, अगर एनर्जी एक फॉर्म में अंदर आएगी ना तो दूसरी फॉर्म में बाहर जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? उसका कारण है ये, डेल्टा ई बराबर 0 होने का मतलब होता है अंदर वाली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सर इसका मतलब सिंपल है, पानी गर्म करने के लिए भगोना रखा था गैस पे, गैस जला दिया, आधे घंटे बाद देखा पानी गर्म ही नहीं हुआ। क्यों? एसी भी चल रहा था। समझ में आई बात? यही है वो, प्रैक्टिकली हो जाएगा, आइडियली बात चल रही है। समझ में आई बात? मतलब Q बराबर माइनस डब्ल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, एक फॉर्म में अगर एनर्जी अंदर आएगी तो दूसरे फॉर्म में एनर्जी बाहर जाएगी। फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर तो इनके थ्रू ही होती है। सर मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो एक्सपेंशन होगा। ये हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है अभी हीट को, ये वर्क को। अब जवाब दो आराम से, हीट अंदर आई तो वर्क को बाहर जाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? वर्क बाहर जाने का मतलब, और वर्क बाहर जाने का मतलब क्या हुआ है? एक्सपेंशन। और इसी को क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो हीट बाहर जाएगी। समझ में आई बात? सिंपल लाइन में एक शब्द, एक लाइन बोले अपन, एक फॉर्म में एनर्जी अंदर आएगी और दूसरी फॉर्म में एनर्जी बाहर जाएगी, कि अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने देना है। आई बात समझ में? डेल्टा ई बराबर 0 का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लिखो सेकंड पॉइंट, in isothermal process internal energy of the system does not change, that is internal energy of the system does not change, that is remains constant। फिर नीचे थर्ड पॉइंट में गुरु मंत्र बना के लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक फॉर्म में एनर्जी अंदर आएगी, एक फॉर्म में एनर्जी अंदर आएगी, ब्रैकेट में लिखो Q और W। एक फॉर्म में एनर्जी अंदर आएगी, ब्रैकेट में लिखो Q और W, ब्रैकेट क्लोज। तो दूसरे फॉर्म में एनर्जी बाहर जाएगी। ब्रैकेट में लिखो W और Q, उल्टा लिखना। एक फॉर्म में एनर्जी अंदर आएगी, अगर Q और W के फॉर्म में अंदर आई तो जाएगी W और Q के फॉर्म में, मतलब Q अंदर लाया तो W बाहर लेके जाएगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, ये सब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो सारे के सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम उलझन आती है। लिखो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस
in an isothermal process, if heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system, then volume of the system increases. Volume of the system increases. That is expansion or work done by the system takes place. And vice versa. Work done by the system takes place. And vice versa. ऐसी लास्ट स्टेटमेंट लिखो, करो रिलीज वाला स्टेटमेंट बनाओ. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, if heat is released by the system, if heat is released by the system, then volume of the system decreases. Volume of the system decreases. That is compression or work done on the system takes place. पढ़ो फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, एंड वाइस वर्सा. कई बार वर्क के फॉर्म में दे देगा तो हीट बतानी पड़ेगी. पढ़ो फर्स्ट पॉइंट. कॉपी में चला जाएगा वो. पढ़ो फर्स्ट पॉइंट. हीट एंड वर्क विल हैव. ये अपना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था. अगला पॉइंट. ये आया कब था? जब डेल्टा ई जीरो पुट किया था. डेल्टा ई जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज. याद रखना है. बाकी दोनों एक्सप्लेनेशन के लिए ये थर्ड पॉइंट. गुरु मंत्र क्या कहता है? और जब भी चेक करना हो आइसोथर्मल में क्या किससे होगा, हमेशा एक हाथ को तो हीट मान लो, एक हाथ को वर्क मान लो. ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा. अगला स्टेटमेंट. अपन ने सीखा था हीट एब्जॉर्ब हुई. अगर ये हाथ अंदर आया तो ये हाथ वर्क का बाहर जाएगा. बाहर जाना मतलब एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम. ऐसे इसी को उल्टा पूछ लिया. एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क का हाथ बाहर गया तो हीट का हाथ अंदर आए. हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब. पल्ले पड़ा क्या? पर ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? आइसोथर्मल में. इसका कीवर्ड ध्यान रखना. जब तक आइसोथर्मल नहीं है तब तक ये लॉजिक नहीं लगाना है. आइसोथर्मल देने का तरीका, एक पहला आइसोथर्मल वर्ड बोल दिया, दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड दे दिया. पल्ले पड़ा क्या? लिखो अगला आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक में कौन कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन ऑलवेज जीरो. वर्क डन ऑलवेज जीरो तो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू.
W0 हो गया, तो यहां से एक रिजल्ट आता है क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से निकल गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं लिख लो, या फिर वही थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हेडिंग बनाओ। पहला पॉइंट, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस in an isocoric process, comma, heat at constant volume, heat at constant volume is equal to change in internal energy. अब इसको ऐसे समझो, तुम्हारा राइट हैंड किसके लिए था? हीट के लिए था, और लेफ्ट हैंड वर्क के लिए। लेफ्ट हैंड काट दिया गया तुम्हारा, वर्क नहीं कर सकते, वर्क जीरो हो चुका है। राइट हैंड कौन है? हीट। एक बात बताओ, अब अगर एनर्जी ट्रांसफर का एक ही मोड बचा है, तो ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी अंदर आई तो भी कुछ चेंजेस होंगे अंदर, बाहर आई तो भी अंदर कुछ चेंजेस होंगे। अब दिमाग लगाओ, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, हीट अब्सॉर्ब हुई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, गलत, हीट ट्रांसफर इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की वजह से एनर्जी अंदर आई, एनर्जी अंदर आती है तो टेम्परेचर बढ़ाती है, अरे बोलो, और एनर्जी बाहर जाती है तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पर एक दो वर्ड्स कॉमन यूज होते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस इफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, या फिर हीटिंग टेक्स प्लेस। हीटिंग का मतलब ही यही होता है, हीट अब्सॉर्ब होना। हीट रिलीज हुई तो कूलिंग टेक्स प्लेस, कूलिंग होने लग जाएगी क्या? लिखो अगला स्टेटमेंट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस इफ, कॉमा लगा दो, इफ heat is absorbed then temperature of the system increases, temperature of the system increases, that is heating takes place, and vice versa. थर्ड स्टेटमेंट खुद से बनाओ, in isochoric process if heat is released if heat is released then temperature of the system decreases,
that is cooling takes place, that is cooling takes place, and vice versa. अब एक और स्टेटमेंट आता है इसमें, वो याद है, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शंस, हीट और वर्क किस में थे, पाथ फंक्शन। क्या होते हैं पाथ फंक्शंस, जो इनिशियल फाइनल और पाथ तीनों पे डिपेंड करें। स्टेट फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पे। यस और नो, अरे बोलो। अब मुद्दे की बात, कौन किसकी तरह बिहेव कर सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव कर सकता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तरह। चलो कितने लोग कहते हैं डिस्टेंस कैन बिहेव एज डिस्प्लेसमेंट। और अगला, कितने लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बिहेव एज डिस्टेंस। नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है बस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन सकता है, पर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का भी बन सकता है, एक ही केस है बस वो तो। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, डिस्टेंस के लिए तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करा दोगे तो वो वापस डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, पर क्या जो डिस्प्लेसमेंट था उसको डिस्टेंस बना सकते हो, ये बना सकते हो क्या। कैन का मतलब होता है उसको उसकी तरफ लेके जा सकते हो क्या, मुद्दा ये है। कारण, पाथ फंक्शन किस किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल फाइनल और पाथ तीनों पे। और स्टेट फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, जब डिपेंड ही सिर्फ इन दोनों पे करते हैं तो पाथ पे डिपेंड करवा सकते हो क्या। तो एक्चुअल में पाथ फंक्शन कैन बिहेव एज स्टेट फंक्शन, डिस्टेंस कैन बिहेव एज डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के जैसा नहीं बना सकते। जो तुम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो वो तो उसकी डेफिनेशन है, उसके अलावा कभी बिहेव करवा सकते हो। समझ में आई बात। ये क्यों कहना चाह रहा हूं, इसमें एक रिजल्ट आया है क्या, क्यू वी बराबर, वो लिखा हुआ था हमने, अच्छा नहीं है, पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्यू वी बराबर डेल्टा ई। क्यू कौन है अपना, पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। बोलो, यहां पे एक रिजल्ट आता है, लिखो चौथा, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, in an isochoric process heat can behave as, heat can behave as state function। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बन सकता है। अगली हेडिंग बनाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कौन, नो हीट ट्रांसफर, मतलब Q बराबर जीरो। फर्स्ट लॉ, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, Q गया मतलब वर्क डन बराबर डेल्टा ई। अगेन इस बार लेफ्ट हैंड है तुम्हारे पास, राइट हैंड चला गया, तो भाई इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी। अब बताओ, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, क्या पूछ रहा हूं, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, जवाब देना।
टेम्परेचर बढ़ाएगा कि कम करेगा? हाथ का उपयोग करो। लेफ्ट हैंड ड्यूरिंग कंप्रेशन, ऊपर से नीचे लाओ, एनर्जी अंदर आई, एनर्जी अंदर आई तो टेम्परेचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी। पहले पढ़ा क्या? ऐसे ही ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगा? कम करेगी। यस और नो? लिखो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। पहला, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस work done during compression or volume decrease और कंप्रेशन को क्या बोलते हैं? बाय द सिस्टम। लिखो और ऑन द सिस्टम increases the temperature of the system, increases the temperature of the system, that is टेम्परेचर बढ़ गया, हीटिंग कूलिंग? हीटिंग या कूलिंग? देखो दैट इज हीटिंग टेक्स प्लेस एंड वाइस ए वर्सा, एंड वाइस ए वर्सा। इसी को उल्टा करो। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस ये सब क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, इनमें से कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाता है, अगर फील नहीं है स्टेटमेंट की या फिर वैरायटी नहीं बताया, आप रट लिया ड्यूरिंग कंप्रेशन, सवाल पूछ लिया, बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आया? तो वॉल्यूम क्या हुई है? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो एनर्जी अंदर आई, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस कॉमा, वेट कर रही है ना, मैं बोलूंगा। ऊपर का स्टेटमेंट पढ़, उल्टा कर उसको। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वॉल्यूम इंक्रीज और क्या बोलेंगे? ऑन द सिस्टम। लिखो बाय द सिस्टम decreases the temperature of the system, that is cooling takes place and vice versa। और लास्ट में उसके जैसा एक और स्टेटमेंट, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क कैन बिहेव एज स्टेट फंक्शन, वर्क कैन बिहेव एज स्टेट फंक्शन। अगला, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट।
इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट मतलब ई फाइनल बराबर ई इनिशियल। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई जीरो, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। यहां पे गुरु मंत्र भी लिखना है तुम्हें। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा जी बराबर भी जीरो होता है, डेल्टा ई बराबर भी जीरो होता है, डेल्टा एच बराबर भी जीरो होता है और डेल्टा एच बराबर भी जीरो होता है। अभी ये चार याद रखने हैं, बाकी तीन क्यों जीरो नहीं होते वो बताऊंगा आगे। लिख लिया? आखिरी कौन सा रह गया? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई होता है ई टू माइनस ई वन। इसको बोल दिया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी वी टू माइनस वी वन। इसको रीअरेंज करोगे तो क्यू पी की वैल्यू आएगी ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। रीअरेंज करना, इसको ब्रैकेट ओपन करके इस तरफ ले आओ। तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है क्यू पी बराबर डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एच टू माइनस एच वन। तो एच एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया है? एच डिफाइन किया है ई प्लस पी वी। ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, पहले न्यूमेरिकल्स आएंगे। फर्स्ट लॉ के होमवर्क क्या था? ईएलपी। ईएलपी पूरा आयनिक का, केमिकल का हो गया ईएलपी पूरा। तो कल केमिकल आयनिक का ईएलपी लेके आना, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कल उनका। काइनेटिक्स का तो हो गया था आई गेस, हो गया था ना। चलो बाकी बातें कल करेंगे।